वंडरफुल। अच्छा जी, आप बात कर रहे थे एजाज भाई इक्विपमेंट की, तो इक्विपमेंट के हवाले से मुझे पता चला था कि जी आप तो अब तक पाकिस्तान में जो है वो कोई आर्चरी का इक्विपमेंट नहीं बना पा रहा था, आपने जो है वो राइजर्स बनाने शुरू कर दिए, मुख्तलिफ चीज़ें बनानी शुरू कर दी, और उससे जो है वो आप बाकायदा खिलवा भी रहे हैं और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। मतलब पहले तो क्वालिटी इतनी नाकिस थी और सब, ये आप कैसे कर पाए? मतलब इट इज समथिंग के अमेजिंग, मेड इन पाकिस्तान आर्चरी के अंदर भी चल रहा है। देखें, बड़ी मेहनत लगी है इसके पीछे, 2 साल की मेहनत है। और सबसे पहले तो हमने ये किया कि वो छोटी छोटी चीज़ें जिनके बगैर हमारी बो या एरोस कंप्लीट नहीं होते और बहुत नेसेसरी हैं, जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमें चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, दराज के थ्रू मंगाने पड़ते हैं, जो भी इस तरह की एप्लीकेशंस हैं वहाँ से हम इनको जो है वो किसी तरह से वो मंगवाते हैं और वो बड़े महंगे पड़ते हैं हमें भी। मिसाल के तौर पे बो में जो है वो स्ट्रिंग लगती है, आप जानते हैं स्ट्रिंग यानी वो धागा या वो डोरी जिससे बो के दोनों सिरे मिले हुए होते हैं। तो ये इस वक्त अगर आप किसी अच्छी कंपनी का ब्रांडेड जो है वो स्ट्रिंग लेते हैं तो उसकी कीमत जो है 10,000 और उससे ज़्यादा बनती है ब्रांडेड। अनब्रांडेड लेते हैं, चाइना से ख़रीद लेते हैं, तो वो आपको 3,000 रुपये में तकरीबन एक स्ट्रिंग जो है वो आपको पड़ जाती है। तो हमने कहा कि जी ये स्ट्रिंग तो हमें खुद बनानी चाहिए, हम बना क्यों नहीं सकते इसे। तो जब मैं लेवल 3 कर रहा था तो उस वक्त हमें स्ट्रिंग मेकिंग और ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई। और जैसे जैसे वो वहाँ से मैं सीखता था, मैं अपने क्लब आता था, तमाम सीनियर जो आर्चर्स थे मैं उनको लेके बैठता था और हमने खुद साख्ता जिग बनाई। जिग भी बाहर से लोग मंगवाते हैं लेकिन मैंने बाहर से नहीं बनवाई, और चूँकि मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उनका आइडिया भी था, तो मैंने जिग भी यहीं बनवाई। और बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस वक्त 3 ऐसे सीनियर आर्चर हैं जो हर साइज़ की स्ट्रिंग बना लेते हैं। वंडरफुल। हमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम उसके जो थ्रेड्स हैं उनकी वजह से हुई कि शुरू में हमें यहाँ थ्रेड नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि वो लोकल मेड हमें थ्रेड भी मिल गए। तो वो स्ट्रिंग अब यहाँ हमारे क्लब में किसी बो में कोई इम्पोर्टेड स्ट्रिंग नहीं लगी हुई है। ओके। और मेरे सारे जो एथलीट्स हैं वो सब के सब लोकल मैन्युफैक्चर्ड लोकल मेड स्ट्रिंग ही यूज़ कर रहे हैं, नंबर 1। और आप ये कह रहे हैं कि ये मेड इन पाकिस्तान स्ट्रिंग जो है ये कॉम्पीट चाइना को कर रही है या ब्रांडेड को कर रही है, किसको कर रही है? ये चाइना से अच्छी क्वालिटी है। ओके। ब्रांडेड में चूंकि मशीन्स यूज होती हैं और ये काम जो है मैनुअल होता है, हाथ से होता है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। ओके। लेकिन बहुत सारे आर्चर्स, इंटरनेशनल आर्चर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो हाथ से बनी हुई स्ट्रिंग को पसंद करते हैं। तो और सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आर्चर को अपनी स्ट्रिंग खुद बनानी आ जाए तो उसके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, उसको तो बहुत सस्ती है। वो जो 3,000 रुपए की चाइना की स्ट्रिंग है, अगर उसको खुद हम यहाँ बनाते हैं धागा खरीद कर, तो आप यकीन जाने कि वो स्ट्रिंग जो है वो हमें 250 रुपए की भी नहीं पड़ती। रियली? जी। मतलब जबरदस्त यार, जबरदस्त। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। अब आ जाइए दूसरी तरफ, आप एरो के पीछे फ्लैच लगे हुए देखते हैं जो कि सर्कुलेशन के काम आ रहे होते हैं, एरो को घुमाने के, उसका रोटरी इक्विपमेंट कह लीजिए उसका जो एरो का है। ये फ्लैचेस जो है वो फिर वही मैं कहूँगा ब्रांडेड में जाएंगे तो फिर महंगे होते हैं 5,000। और स्पिन फ्लैचेस की बात नहीं कर रहा मैं, रबर फ्लैचेस की बात कर रहा हूँ। और अगर आप चाइना से मंगवाते हैं तो वो फिर वही 2,000-3,000 रुपए का एक 36 का 50 का पैकेट आपको मिलता है वहाँ से। चाइना में आने में फिर वही 1.5 महीना लगता है उसको, फिर यहाँ कभी कभी कस्टम रोक लेते हैं। तो ये फ्लैचेस हमने इसका मोल्ड बनवाया, लोकली हमने मोल्ड बनवाया। इसका मोल्ड हमें उसकी कॉस्ट पड़ी होगी ज़्यादा 50,000 रुपये। और उस मोल्ड से हमने, और वो भी आपने खुद बनवाया, किसी ने आपको R&D करने के लिए? नहीं, किसी मतलब जबरदस्त बात यह है कि इतनी कॉस्ट को कट डाउन करने पे सिंध आर्चरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जी को भी गवर्नमेंट या स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो फंड नहीं दे रहा। नहीं, फंड तो कोई भी नहीं दे रहा। ये पर्सनल, ये सेल्फ फाइनेंसिंग है सब कुछ। ये सारा कुछ मैंने अपने उसमें खर्च किया ताकि आर्चर्स को सहूलत हम दे सकें। यानी अब अगर कोई अफोर्ड कर भी सकता है और उसके पास फ्लैचेस नहीं है तो उसको चाइना से इंपोर्ट करने में 1.5 महीना लग जाता है, तो 1.5 महीने के लिए उसकी आर्चरी तो खत्म हो जाती है।
तो हमने इस चीज को खत्म कर दिया और हमने ये किया कि हमने मोल्ड बनवा लिया, और मोल्ड बनवाने के बाद उस मोल्ड से हमने पहले नॉर्मल, फिर उसके बाद थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और एक्स्ट्रा। तो वो जो 4-5 हज़ार रुपए का पैकेट वहाँ से आता था चाइना से, तो सर वो पैकेट जो है वो हमें यहाँ पर तकरीबन 50 फ्लैशेस का कोई 500 रुपए से भी कम का जो है वो पड़ रहा है, 400 रुपए समथिंग का। तो सर आप तो, मुझे लग रहा है कि दुकानदारियां बंद करवा देंगे ये जो आप करने लगे हैं। तो इस मतलब इसका रिएक्शन कोई आ रहा है पाकिस्तान में? तो रिएक्शन मैं रिएक्शन भी आपको बताऊंगा। ये फ्लैचेस की आपसे बात की, स्ट्रिंग की मैंने आपसे बात की, इसके अलावा एक एरो रेस्ट होता है जिसके ऊपर एरो टिकाया जाता है, हमने वो लोकली बना लिया है। इस वक्त हम पुलिंजर पे काम कर रहे हैं, पुलिंजर भी लोकल डेवलप करने जा रहे हैं। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो एरो, जो बो को कंप्लीट करते हैं। जी जी। एरो के आगे जो जो टिप्स लगती हैं स्टेनलेस स्टील की, और तो ये भी हमने यहाँ पर डेवलप कर ली है, और ये भी हम बना रहे हैं। हमारे पास एरोज में लगी हुई हैं, इनके एक सर्टेन ग्रामेज के साथ इसको बनाना पड़ता है, तो वो भी हमने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बना ली है। इसके अलावा जो जो बहुत बड़ी कामयाबी हमें हुई उसमें जो है वो राइजर्स का बनाना था। यानी जो बो है उसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक राइजर जो सेंटर पार्ट होता है, और 2 लिम्स होते हैं, अपर और लोअर लिम्स होते हैं। तो राइजर जो है वो हमने यहाँ डेवलप किया। उसके लिए वुड हमने लोकल ढूंढी, जिसमें हमें खासी दिक्कत हुई, लेकिन हमें बहरहाल वो वुड मिल गई, और मिलने के बाद हमने वो राइजर उस वुड से जो है डेवलप किया। उसमें हमने इम्पोर्टेड लगाए लिम्स, और बाकी सारा सामान अपना लगाया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो राइजर इस वक्त मेरे क्लब में तमाम बोज जो बिगनर्स बोज हैं वो लोकल राइजर्स पर हैं। तमाम स्ट्रिंग्स मेरी अपनी बनाई हुई हैं, मेरे क्लब के बच्चों ने बनाई हैं, वो बनी हुई हैं। उन जो एरोस के ऊपर हमने सिर्फ ये किया कि एरो शाफ्ट मंगवा ली बाहर से, जो बहुत चीपर हमें पड़ी। एरो पूरा नहीं मंगवाया, और उस शाफ्ट को कट करके हमने अपने फ्लैचेस लगाए, और जो टिप्स थी वो अपनी लगाई। और इन फ्लैचेस के पीछे एक नॉक होता है, जो जिस स्ट्रिंग जो है जिस फंसती आग, जी जी जी, और हमने वो नॉक का भी मोल्ड बना लिया, और वो नॉक भी हम यहीं बना रहे हैं। जबरदस्त। तो ये वो चीजें हैं कि बिगनर थोड़ा लेवल सा पर। इनके ना प्राइसेस भी बता दें लोगों के लिए, कि मतलब अगर इम्पोर्टेड नॉक कितने की है, यहाँ के कितने की पड़ रही वो है, तकरीबन या इसी एरो रेंज रेस्ट की, क्या फर्क आ रहा है? यानी समझिए कि कोई भी चीज आप बाहर से छोटी से छोटी भी मंगाएंगे तो वो 2000 से शुरू होती है, 3000 से शुरू होती है। ठीक है। ब्रांड पे चले जाते हैं तो 5-5-10 हज़ार रुपए तक, बल्कि उससे भी ज्यादा जो है वो ब्रांड। लेकिन अगर ये जो कंपोनेंट्स की बात हो रही है, लेकिन राइजर की जब आप बात करेंगे तो राइजर डिफरेंट, अगर बिगनर्स राइजर आप मंगा रहे हैं तो वो 15,000 रुपए और 20,000 रुपए और 25,000 रुपए तक चला जाता है अच्छे ब्रांड्स में। लोकल ब्रांड्स में चाइना का जो है वो तकरीबन इसी रेंज में मिल रहा होता है नीचे से। हमने जो राइजर बनाया है यहाँ पर, वो उसकी कुल कीमत जो है वो अगर उसके बुशेस भी मैं मिला लूँ तो वो 3,000 रुपए से ऊपर नहीं जाता। उसकी कॉस्ट है वो 3,000 से ऊपर नहीं जाती। मतलब इट इज 200 टाइम्स चीपर देन द इम्पोर्टेड कॉस्ट, और क्वालिटी आप बता रहे हैं कि वही है? बिल्कुल वही क्वालिटी है। इन राइजर्स के साथ हमारे बच्चों ने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप न सिर्फ खेली बल्कि 12 मेडल भी जीत के लाए वहां। जबरदस्त, वंडरफुल। यही बोज थी, यही राइजर्स थे, यही एरोस थे, और मेरे सारे जूनियर खिलाड़ियों ने इन्हीं लोकल मेड बोज के साथ खेला और वहां से मेडल भी जीत के लाए, जहां पर इंपोर्टेड बोज के साथ भी लोग खेल रहे थे और बहुत अच्छी ब्रांडेड बोज के साथ भी लोग खेल रहे थे। तो हमने बिगिनर लेवल पर जो आर्चरी का इक्विपमेंट है उसको हम इतना सस्ता करवा देंगे, इतना सस्ता करवा देंगे इंशाल्लाह, कि जैसे खेलों की दुकान में कोई रैकेट या बैट पड़ा हुआ आपको नजर आ रहा होता है 150, 200, 300, 400 रुपए का, बिल्कुल इसी तरह से आपको आर्चरी का सामान भी वहां मिलेगा। वंडरफुल एजाज भाई, हेड्स ऑफ टू यू। ये वाला जो आपका, और कोई मसला नहीं है, मैं जानता हूं कि जब आप ये करने जा रहे होंगे तो एक बड़ा तबका होगा जो हमारे यहाँ का एक सरमायादार कह लें या एक बिजनेस कम्युनिटी वाला तबका है, जिससे आपको जो है वो ज़बरदस्त किस्म की निगेशन आ रही होगी, बातें चल रही होंगी। बट अगर ये ग्राउंड पे बच्चों के लिए इतना मुफीद है, और आर्चरी जैसा गेम
जिसको हर पाकिस्तानी को सीखना चाहिए। आई बिलीव कि हर बच्चे को सीखना चाहिए। उसके लिए तो फिर बहुत ही मतलब हेड्स ऑफ टू यू। मैं अभी नाम तो नहीं ले सकता लेकिन उस कंपनी का, लेकिन दो ऐसी कंपनीज हैं जो खेलों का सामान बना रही हैं पाकिस्तान जी में। जी। और मैं उनके सीईओ से, उनके मालिकान से मैं मिला हूँ और मैंने उनको जो वुड से रिलेटेड और प्लास्टिक से रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट और उसके कंपोनेंट हैं वो मैंने उनको बताए हैं, दिखाए हैं और वो एग्री हैं उसको बनाने में। और वो कहते हैं कि जी ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अभी तादाद नहीं है आर्चर्स की। तो वो उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू किया है, कुछ R&Ds वो कर रहे हैं, कुछ बाहर से कुछ चीज़ें भी उनको मंगवा के दी गई हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले 1 साल, 1.5 साल या ज़्यादा ज़्यादा 2 साल में आपको लोकल आर्चरी इक्विपमेंट ऐसा मिल जाएगा कि बिगनर्स लेवल के लिए आपको बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। इवन आपको जो उसके लिम्स हैं वो भी यहीं डेवलप होके मिल जाएंगे। अच्छा, आप बस हम क्लोजर की तरफ जा रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज बताएं जो आर्चरी में लोगों ने, हमारे नौजवानों ने ज्वाइन किया हो और उनके लिए वो लाइफ टर्निंग पॉइंट हो या उनके लिए करियर डेवलपमेंट क्या एस्पेक्ट हो उसमें। क्योंकि अमूमन स्पोर्ट्स को लेके बात ये की जाती है, यार स्पोर्ट बहुत अच्छा खेलते हो, अच्छी चीज है, लेकिन कोई काम धंधा भी करो। मतलब स्पोर्ट्स खेलने से तो रोजी रोटी नहीं चलती ना। एंड ऑफ डे हमारे पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, चीजें हैं। तो आपने कोई एज एन जनरल सेक्रेटरी ऑफ आर्चरी एसोसिएशन या एज एन हेड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आपने उन बच्चों के लिए, यूथ के लिए कोई अचीवमेंट्स जो आप शेयर करना चाहें? देखें, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खेल की जो टेक्निक्स हैं अगर वो उनको समझते हैं और उस तरह से खेलते हैं बच्चे तो यकीनन वो आगे जाते हैं। आर्चरी का पाकिस्तान में वो स्कोप यकीनन नज़र नहीं आता जैसे क्रिकेट का आपको नज़र आ रहा होता है जी। लेकिन आर्चरी के लिए मैं आज आपको एक चीज़ बताऊं कि आर्चरी जो है वो सिर्फ एक हेल्दी एक्टिविटी नहीं है, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन का बाइस बनने वाला खेल नहीं है। आर्चरी सिर्फ पैशन नहीं है, आर्चरी जो है वो आपका प्रोफेशन भी हो सकता है। ओके। पाकिस्तान से बाहर गल्फ में, पाकिस्तान से बाहर यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में आप पढ़ने जाना चाहते हैं, बेस आप आर्चरी को बनाइए, आप फुल स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। ओके। इसके क्योंकि वो वहाँ पर आर्चरी बहुत ज़्यादा मकबूल खेल है। इसके अलावा बेशुमार क्लब्स हैं जो आर्चरी के कोचेस को हायर कर लेते हैं अपने पास। अब मैं मिसाल देता हूँ, जब मैंने लेवल 3 कर लिया और मैं लेवल 4 करने के बाद, मैं लेवल 4 करने से पहले लेवल 3 जब मैंने कर लिया था तो मैं अथोराइज हो गया था कि मैं लेवल 2 कोचेस तक यहाँ पर जो है वो उनका मैं एग्ज़ाम ले सकता हूँ और वो थ्रू US आर्चरी सर्टिफाई हो सकते हैं। तो उसमें 15 लोगों ने जो है वो मेरे साथ लेवल 1 कोर्स किया और उसमें से एक साहब थे जो मेरे क्लब के ही मेंबर हैं, बहुत सीनियर आर्चर हैं, मैं नाम ले देता हूँ, राजा अकमल। उन्होंने जो है वो लेवल 2 कोर्स भी उन्होंने US आर्चरी का जो है वो, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग ही वाज द वन जिसने मुझे वो पकड़ना सिखाई थी। इसमें कुछ तो शक नहीं ही है। इज आल्सो माय कोच एज वेल। तो अकमल को तो वेरी बेस्ट ऑफ लक। अकमल ने जो है वो लेवल 2 कोर्स भी हमारे साथ किया और उसके साथ साथ जो है वो जो मेरे साथ वो कोरिया भी गए थे, वहाँ पर कोच किम के साथ ट्रेनिंग हमने वहाँ पर ली साथ ही। तो और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रहे 2 मरतबा पश्चिम की टीम के। तो अभी आज इत्तेफाक की बात है कि मैं उन्हें जो है वो खुदा हाफिज कहकर आया हूँ एयरपोर्ट पर। वो उनको सऊदी गवर्नमेंट के अल सलाम जो इनका स्पोर्ट्स का वो है क्लब है, अल सलाम क्लब, जो कि मेरे ख्याल सऊदी के हर शहर में मौजूद है, और दमाम के लिए इन्होंने अकमल को हायर किया एज आर्चरी कोच। वंडरफुल, जबरदस्त जबरदस्त। इसके अलावा हमारे पास बेशुमार ऐसी, चूंकि लेवल 4 होने के बाद वो तमाम जो ग्रुप्स थे जी। जो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं कोचेस के, उन तमाम तक मेरी रसाई हो गई और वहाँ तो मुझे
बेशुमार वैकेंसीज जो यूरोप में मुख्तलिफ ममालिक में यूरोप के जो है वो आ रही होती हैं, यूएस की बहुत सारी आ रही होती हैं, कनाडा भी रिवैम्प कर रहा है पूरा अपना आर्चरी का सिस्टम, उसको यूएस करके दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अब नए सिरे से आर्चरी के सारे सिस्टम को स्टार्ट कर रहा है। तो जितनी भी वैकेंसीज आती हैं वो सारी की सारी मेरे पास तो मौजूद होती हैं ईमेल्स की सूरत में, लेकिन उसमें ये होता है कि इंटरनेशनल क्लब्स का एक्सपीरियंस वो मांगते हैं। ये बारिश का पहला कतरा था अकमल जो हमारे पास से, ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है, सिंध के लिए बहुत फ़ख्र की बात है, सिंध आर्चरी एसोसिएशन के लिए बहुत फ़ख्र का मुकाम है। जो क्लब था हमारा डी रॉयल क्लब, उस क्लब के लिए जो है ये उसको ये एजाज़ हासिल हुआ कि यहाँ से एक लेवल 2 कोच को हायर किया गया। पाकिस्तान से कोच गया है सऊदीया आर्चरी सिखाने के लिए। मतलब अगर आप देखें तो ये इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली चीज़ है। हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ें इधर उधर भी हो रही हैं, लेकिन हमें साथ साथ उन चीज़ों को ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए जो अच्छा काम हो रहा है। सर आखिर में अगर आप हमारे ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर प्लीज़ दीजिए। और हमारी तरफ से थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और बहुत ज़्यादा आपने जो है वो एनलाइटन किया इस आर्चरी के सब्जेक्ट को। और लास्ट में आपका कोई पैगाम? मैं यकीनन आपने मुझे मौका दिया है तो मैं बिल्कुल कोई पैगाम देना चाहूँगा, और मेरा पैगाम यही है कि खेल के मैदानों में खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम करें। वो तमाम अरबाब इख्तियार जिनके पास छोटा से छोटा भी इख्तियार है, तो वो एथलीट्स को, खिलाड़ियों को बनाने में, उनको खेल के मैदानों तक लाने में बच्चों को जो है वो अपने वसाइल को बरूए कार लाएं। लेग पुलिंग ना करें, एक दूसरे की टांगें ना खींचें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएं, और तमाम चीज़ें, तमाम अपनी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कानून के दायरे में रहते हुए जो है वो बरूए कार लेकर आएँ। इससे खिलाड़ी को भी फ़ायदा होगा, इससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, आपके शहर को भी फ़ायदा होगा, और इंटरनेशनली हम इस काबिल होंगे कि हमारे बच्चे बाहर जाके भी खेल सकें और खेल की बदौलत अच्छी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन्स भी लें, अच्छी जगहों पर नौकरियां भी लें। मिसाल थोड़ी देर पहले मैं आपके सामने दे चुका हूं। कुछ ही दिनों में अगर मुझे मौका मिला तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे 2 और खिलाड़ी हैं जो पढ़ने के लिए इंशाअल्लाह बाहर जा रहे हैं, और उनका बेस सिर्फ़ और सिर्फ आर्चरी है। तो मैं चाहूँगा खेल को खेल रहने दिया जाए, बिज़नेस ना बनाया जाए।